एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमें जैन को, और उसको किडनैप कर लिया होता है क्यू ने। तो जैन ना बहुत झटपटाने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे क्यों पकड़ के रखा है यहाँ पे। लेकिन क्यू बोलता है नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा जो स्पेशल समवन है ना, जो मेरा पर्सन है, वो आजकल मेरी बात नहीं सुनता है। और इशारा होता है रियो की तरफ। तो ये ना चाकू निकालता है, कहता है कि देखो अब मैं तुम्हें मारूंगा पीटूंगा नहीं, इससे बेहतर है कि मैं तुम्हारी कलाई काट दूंगा, क्योंकि जब कलाई ही नहीं रहेगी, हाथ ही नहीं रहेगा, तो तुम बास्केटबॉल भी नहीं खेल पाओगे। और बोलता है कि पहले कौन सा हाथ काटूं। तो ये बोलता है कि मैं तुम्हारा राइट हैंड काटूंगा, क्योंकि वही सबका जो सपोर्ट होता है, ज़्यादातर लोग राइट हैंड ही यूज़ करते हैं हर चीज़ के लिए। इतने में रियो भी पहुँच गया होता है उसी प्लेस पर, और ये आके लोगों से झगड़ा करने लगता है जैन को बचाने के लिए। अब इसके बाद में एटम भी पहुंच गया होता है। तो एटम ने क्या हुआ था, जब ये लोग क्यू के और उसके लोग जब किडनैप कर रहे थे ना जैन को, तभी एटम ने उसको देख लिया होता है, और ये जल्दी से उनका पीछा करता हुआ उसी प्लेस पर पहुंच जाता है जहां पे इन्होंने जैन को बांध के रखा था। एटम वहीं पर पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद में अरे इसका दिमाग देखो, ये लगता ही पागल सा है देखने में। इसका दिमाग इतना काम करता है कि ये ना पुलिस का जो सायरन होता है उसकी आवाज़ उसकी आवाज़ निकालता है फ़ोन से बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम में। तो क्यू और उसके लोग डर जाते हैं कि लगता है पुलिस आ गई, और ये यहाँ से भाग जाते हैं डर की वजह से। तो इसके बाद में बोलता है क्यू जैन से कि देखो तो मैं बाद में देख लूँगा, अभी फ़िलहाल हमें यहाँ से जाना है। तो इन लोगों के जाने के बाद में एटम पहुँचता है जैन के पास में, और जैन बोलता है एटम से कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे। तो एटम बोलता है पहले अपनी जान बचा ले, मेरी राजी खुशी बाद में लेता रही हो। अब इसके बाद में क्या होता है, जो रियो होता है वो भी पहुँचता है, लेकिन तब तक वो देखता है कि जैन वहाँ से जा चुका है। अब इसको लगता है कि क्यू उसको लेकर जा चुका है कहीं पर, लेकिन इसकी नज़र तभी पड़ती है एटम के साथ जा रहे हैं जैन पे। बेचारे को बहुत हर्ट फील होता है, पिट गया इतने पूरा ना इसका फेस बेकार हो गया पिट के फाइट करके, और जैन भी इसके हाथ से निकलता जा रहा है कहीं ना कहीं। इसको दुख होता है, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद में जैन पहुंचता है अपनी दादी के पास में। दादी भी काफ़ी चिंता करती है, तो ये कहता है, झूठ बोलता है कि आज मेरी शिफ्ट थोड़ी लेट खत्म हुई थी। तभी इसके पास में कॉल आती है रियो की। दादी बोलती है किसकी कॉल है, तुम रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कोई स्कैम कॉल है। तो इतने में ही जैन रियो का कॉल उठाता है, वो कहता है मैं बाहर खड़ा हूँ, क्या तुम बाहर आ सकते हो 2 मिनट मुझसे बात करने के लिए। तो ये बाहर चला जाता है। अब रियो बाइक पे बैठ के वेट कर रहा होता है इसका। तभी जैसे रियो के मुँह पे ये चोटों के निशान देखता है ना, तो जैन पूछता है क्या हुआ तुम्हें। तो रियो कहता है मैं उन लोगों के पास में गया था तुम्हें बचाने के लिए, और लेकिन तब तक तुम वहाँ से जा चुके थे। अब यहाँ पर जैन बोलता है हाँ उन्होंने मुझे किडनैप किया था, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल ठीक हूँ, मुझे किसी ने बचा लिया था। अब रियो को ना बहुत गुस्सा आता है, वो खुद की ना डस्टबिन को मारने लगता है, उस डस्टबिन में लात मारने लगता है। तो अब यहाँ पे कहता है जैन देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, आगे से मैं और भी ज़्यादा केयरफुल रहूँगा। उसके बाद में क्यू को देखते हैं, वो मस्त पार्टी कर रहा होता है। तभी यहाँ पे पहुँचता है रियो इतने गुस्से में होता है ना कि क्यू को एक पंच तो मार देता है, लेकिन दोबारा क्यू बोलता रुक क्यों गई, मारो ना मुझे, आखिर तुम मुझे जान से ही क्यों नहीं मार देते हो। अब यहाँ पर स्टार्टिंग होती है फ्लैशबैक की। तो जो क्यू है ना, वो रियो का रियल ब्रदर नहीं होता। जैसे जब रियो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था, ये रोड पर रहता था, तभी क्यू ने इसकी हेल्प की थी, इसको खाना देता था, अपने घर में रखता था। लेकिन उस हेल्प के बदले उसने रियो की ज़िंदगी को और भी ज़्यादा नर्क बना दिया है, क्योंकि ये जो बैट लगा के इसे बास्केटबॉल खिलवाता है ना, उसकी वजह से रियो की लाइफ सारी बर्बाद कर दी थी इसने। अब रियो इसी चीज़ को सोच के वो क्यू को कुछ नहीं कहता, लेकिन उसको इतनी वार्निंग देकर जाता है कि बस तुम आगे से ध्यान रखना, जैन से जितना हो सके उतना दूर रहना। अगर तुम जैन के पास भी गए ना, तो कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आगे से मैं ना तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। तो तुम इस बात को याद रखना कि तुम जैन से दूर ही रहना जितना हो सके, वरना इस बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, आगे मैं तुम्हें ज़िंदा भी नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद में गुस्से में वहाँ से बोल के चला जाता है। क्यू बस उसकी तरफ देखता रहता है और बोलता है कि क्या फीलिंग्स हैं तुम्हारे अंदर, उसके लिए कुछ लाइक करते हो उसको। लेकिन रियो वहाँ से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रियो पहुँचता है सीधा जैन के पास में। जैन जब स्कूल जा रहा होता है, तो रियो अपने जो स्कूटर होता है उसको जैन के घर पर पार्क कर देता है और जैन के साथ में जाता है, क्योंकि जैन को आगे से कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं ये फिर से किडनैप ना हो जाए। और इसके स्कूटर पर बैठ के इसको इतना ज़ोर से हक करता है। तो जैन बोलता है मैं थोड़ा लूज़ कर अपने हाथों को, मुझे ना सांस भी नहीं आ पा रही है ढंग से, मैं इसे कैसे ड्राइव करूँगा। तो यहाँ पे कहता है रियो अब जल्दी चलो। अब इसके बाद में हम देखते हैं लिन को, वो बैठी होती है, वो उसके हाथ में कोई गिफ्ट होता है। तभी इसके पास में फर्स्ट पहुंचता है और कहता है कि तुम ये किसके लिए लेकर आई हो। तो लिन बोलती है ज़्यादा अपनी नाक मत घुसाओ बीच में और अपने काम से काम रखो। इतने में ही रियो और जैन पहुंच जाते हैं। इन दोनों को साथ में देख के जो फर्स्ट होता है वो बोलता है देखियो वैसे तो इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है हमेशा, आजकल बहुत बनने लगी है इन दोनों के बीच में। तो लिन भी इनकी तरफ देखने लगती है। अब इसके बाद में देखते हैं हम रियो को, वो क्लास में जेडाई के पास में बैठने लगा है। तो जेडाई इसका दिमाग खाता है हमेशा, इसको ना एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता है, उसमें इतनी कैलकुलेशन करता है ना कि यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ये चीज़
मतलब जो फॉर्मूला होता है उसे सेट करो, ये करो वो करो, और बंदे रियू के दिमाग में कैलकुलेशन का सी नहीं घुसता है, कुछ नहीं, सारी चीज़ें ऊपर से जा रही होती है। तो जेडाई पूछता है इससे कि तुम्हारे फेस पर क्या हुआ है, तो रियू कहता है कुछ नहीं, बस लोगों से फाइट हो गई थी। अब इसके बाद में लिन भी जाती है, जैन से पूछती है कि रियू के फेस पर क्या हुआ है, तो जैन मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं पता, शायद लोगों से झगड़ा हो गया होगा। अब इतने में ही कोच आ जाता है, तो कोच इनसे ना ड्रिबलिंग जो होती है, जैसे बॉल को अप डाउन जो करते हैं, जल्दी जल्दी ज़मीन पर मारते हैं, कुछ इस तरीके से वो ना 2000 ट्रैप्स करने को कहता है, मतलब तुम्हें 2000 बार ऐसे करनी होगी प्रैक्टिस। तो रियू ना ऑब्जेक्शन उठाता है कि ये तो बकवास चीज़ें हैं, तो कोच बोलता है ये बकवास है, चलो ठीक है, पुशअप्स पे लग जाओ। मतलब कोच ना बिना मतलब की चीज़ें इनसे करवाता रहता है। तो इसी चीज़ को प्रिंस जब शावर ले रहा होता है ना, वो कहता है काओ से कि आखिर ये चक्कर क्या है, ये हमेशा ही ऐसे परेशान क्यों करता रहता है कोच। तो इतने में पता है प्रिंस काओ को अपने पास में बुला लेता है और कहते हैं कि ऐसा करो, जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो ये लो मेरी बैग पे ना साबुन भी रब कर दो। मतलब इतने में ही दूर से जो जेडी नाम का लड़का होता है, शायद एक लड़के का नाम मुझे पता नहीं है इनमें से, तो ये जैन से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता ये कोच कुछ अटपटा सा है, ये हमेशा हमसे बिना मतलब की चीज़ें करवाता है। और रियू भी एग्री करता है, क्योंकि ये कहता है कि वो कोच, उसकी हरकतें कोच वाली नहीं है, वो दिन भर शराब पी के, उस पर से इतनी गंदी स्मेल आती है अल्कोहल की, वो क्या कोच बनेगा हमारा। अब जैन भी चुप हो जाता है। अब हम देखते हैं क्यू को। ये होता है क्यू को पता है इसके बॉस ने बुलाया होता है ज़बरदस्ती, और इसके सामने एक गन रख देता है, बोलता है कि देखो एक बार तो तुमने चीट कर दिया मुझे, तुम दोनों भाइयों ने, अब आगे क्या होगा, चलो हम एक गोली लेते हैं, एक बुलेट, और तुम्हारी ना किस्मत आजमाते हैं। तो इस बार जो क्यू होता है वो बच जाता है, मतलब शूट नहीं होती वो गोली ना, मतलब एक ही गोली होती है गन में, तो एक जो चांस होता है वो खाली चला जाता है। तो इसका बॉस बोलता है एक बार तो तुम बच गए, तो 12 नहीं बच पाओगे, तो कोशिश करना कि आगे से अपने भाई रियू को मैच पर ज़रूर लेकर आना, क्योंकि इस बार आगे से मैं तुम्हें नहीं बख्शने वाला हूँ और तुम जिंदा भी नहीं रहोगे। अब हम रियू को देखते हैं, वो साथ में गया होता है जैन के, क्योंकि इसने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी घर चलूँगा, तुम्हारी जो ग्रैंड मदर है ना दादी, उनकी हेल्प करूँगा। हालांकि जैन ने मना किया था, लेकिन फिर भी रियू उसके साथ में अंदर चला जाता है। अंदर जाके एटम पहले से ही बैठा होता है, मतलब एटम के पास में कोई काम नहीं, या तो ये दिन भर स्कूटर चलाता रहता है या फिर जैन के आसपास भटकता रहता है। अब जैन की जो दादी होती है वो रियू को पहचान लेती है। अब एटम भी थोड़ा सा जेलस फील करता है, क्योंकि एटम जब देखता है ना कि रियू और जो जैन है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, पर क्या ही कर सकते हैं। अब जो रियू होता है वो वहीं पर रुक जाता है। इसकी दादी ना कुछ डेजर्ट बना रही होती है, तो बोलता है कि मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। अब ये तीनों लग रहे होते हैं दादी को इम्प्रेस करने के लिए, तीनों नहीं सिर्फ दोनों, रियू और एटम। अरे जैन की तो दादी है, वो क्या इम्प्रेस करेगा इसको। अब जो एटम होता है ना वो अलग से इम्प्रेस करने में लगा होता है, और जो रियू होता है वो भी। तो ये दादी कहती है कि तुम दोनों ही यहाँ पर रुक जाओ, खाना खा के जाना। तो अब जब इतना बोलती है तो जैन कहता है अरे नहीं, इन दोनों को ही कुछ काम है, ये यहाँ पर नहीं रुकेंगे। लेकिन ये दोनों इतने मक्कार होते हैं, वो साथ में बोल पड़ते हैं कि नहीं नहीं कोई काम नहीं है, हम तो बिल्कुल फ्री हैं और खाना खा कर जाएंगे। इधर हम कोच को देखते हैं, तो ये ना अपना जब ये प्लेयर हुआ करता था, बास्केटबॉल प्लेयर था ये, उस टाइम की फ़ोटो को देख रहा होता है। एक लड़की भी होती है, शायद हो सकता है लिन की माँ हो या फिर इसकी कोई गर्लफ्रेंड हो, हमें नहीं पता, जिसके चक्कर में वो पक्का इसको छोड़ के चली गई होगी। अब ये नशेड़ी जुआरी सब बन गया है। इतने में इसको बाहर से आवाज़ आती है कि कोई अभी भी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है। वो होता है शोगुन। तो ये शोगुन के पास में जब जाता है और कहता है कि तुम अभी तक गए नहीं, तो शोगुन बताता है कि मेरी मदर का ना आज ओवर टाइम है, तो उन्हें अभी और टाइम लगेगा, मैंने सोचा मैं अभी और प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो जो कोच होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है कि जो शोगुन है वो बहुत ही छोटा है, लेकिन इसका पैशन देखो बास्केटबॉल को लेकर। बाकी मक्कारों को टाइम चाहिए, मौका चाहिए बस भागने का। अब हम देखते हैं जो रियू होता है ना वो दादी की डिश को टेस्ट करके देखता है, तो बहुत तारीफ़ करता है कि ये हमेशा की तरह बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी है। अब इसके बाद वो अपनी फेवरेट डिश को शेयर करता है जैन के साथ में। दूर से इस चीज़ को एटम भी देख रहा होता है और अंदर से जल भुन रहा होता है। बाल तो इसके वैसे भी भीगे कोए जैसे ही हैं। अब जो दादी होती है जब बर्तन साफ़ कर रही होती है, वो पूछती है जैन से कि क्या तुम्हें पता चला रियू अचानक से कैसे गायब हो गया था। तो जैन कहता है नहीं, वो मुझे बताता नहीं है, तो मुझे नहीं पता उसके साथ में क्या हुआ था। अब ये दोनों नमूने ना बाहर कचरे को फेंक रहे होते हैं डस्टबिन में। तभी जो एटम होता है वो बोलता है रियू से कि तुम वही हो ना जो स्ट्रीट बास्केटबॉल खेलते हो, बैट लगाते हो पैसों के लिए। तो यहाँ पर कहता है रियू कि हाँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, सीधा सीधा बोलो ना। तो एटम कहता है उससे कि ऐसा है तुम जैन से दूर रहो, वो तुम्हारी वजह से कल किडनैप हो गया था, तुम्हें पता है ना। तो यहाँ पर रियू कहता है तुम कौन होते हो मुझे ये सारी चीज़ें बताने वाले। तो तभी कहता है एटम की एक फ्रेंड हूँ मैं, उसका बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता जैन इसको एज अ फ्रेंड भी कंसीडर करता है, लेकिन फिर भी ये कहता है कि
हाँ, मैं उसका बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ। तो और कहता है कि तुम्हें ना उससे दूर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से बार बार जैन की लाइफ रिस्क में आ जाती है। इतने में ही जैन भी आ जाता है कचरा फेंकने के लिए। तो एटम उससे बोलता है कि क्या तुम इस सैटरडे फ्री हो, हम दोनों मूवी देखने चलेंगे। तो जैन ना यहाँ पे टालने की कोशिश करता है। तो एटम बोलता है नहीं, कोई काम है तो उसको ख़त्म करने के बाद में चलना। अब जैन इसको हाँ भी नहीं करता। तो रियू को ना कहीं ये बात फील होती है कि रियू की वजह से जैन की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो खुद से ही कह देता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से जाने लगता है। बेचारा बड़ा सैड होता है। अब जैन भी ना इसको पीछे से देख रहा होता है, लेकिन रोकता नहीं है इसको। ठीक है, तो रियू भी फिर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे देखते हैं रियू को और लिन को। जो लिन होती है ना, इसका एक इंटरव्यू टाइप का वीडियो बना रही होती है। तो इससे पूछती है कि तुमने अचानक से स्कूल से ब्रेक क्यों लिया था 1 साल का। तो यहाँ पर रियू कहता है मैं लेज़ी था, बोर हो गया था। तो लिन कहती है अभी ऐसे आंसर्स नहीं, ऐसी बात मत बोलो, कुछ ऐसा बोलो जैसे तुम बीमार थे, या फिर तुम अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे थे। वैसे तुम्हारी फैमिली है तो ना, बस अगर है तो तुम अकेले क्यों रहते हो रूम पर। तो रियू कहता है ऐसा है, तुम बकवास बातें मुझसे मत पूछो, मुझे तुम्हारे इंटरव्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो लिन कहती है मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ है तो मुझे कैसे पता चलेगा। लेकिन रियू वहाँ से चला जाता है। अब हम इन सारे नमूनों को देखें, पूरी सारे टीम मेंबर्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जुबान चलती है ना, वो प्रिंस की चलती है। प्रिंस को हमेशा दिक्कत होती है रियू से भी और शोगुन से भी, क्योंकि उसको लगता है कि ये शोगुन एक बच्चा सा है, और इसको आखिर हमारे कोच ने टीम का मेंबर बनाया ही क्यों है। वो जैन से भी बातें कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि इस तरीके से हमें नहीं लगता कि हम इस मैच को जीत भी पाएंगे, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैन बोलता है हाँ ठीक है, मैं उनसे बात करूँगा। अब जो कोच होता है ना, कोच के पास में पहुँचता है शोगुन, और शोगुन कहता है कि मुझे नहीं लगता ये सारे जो हमारे टीममेट्स हैं मुझे एक्सेप्ट करेंगे अपना टीम मेंबर की तरह। तो पता है ये कोच को सारी बातें बता देता है, और बोलता है कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते और आपको भी पसंद नहीं करते, ये आपको अपना कोच नहीं समझते हैं, आपको इतना ज़्यादा हेट करते हैं। तो कोच भी इस बारे में सोच रहा होता है रात में कि पता नहीं अपना पौवा बहुत पीता है यार, ये अपने पौवे में से अपने पता है शेकर में शराब करके रखता है ताकि लोगों को शक ना हो। तभी यहाँ पे पहुँच जाता है जैन, और जैन को स्मेल आ जाती है अल्कोहल की, लेकिन वो कहता कुछ नहीं है। और वो कहता है कि हमारा जो कॉम्पिटिशन है ना वो 2 वीक्स में होने वाला है, और अगर अच्छे से ध्यान नहीं देंगे आप तो कैसे सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद में ना कोच किसी को कॉल करता है, डायरेक्टर को, और कुछ प्लानिंग करता है, प्लान बनाता है। वो प्लान नहीं दिखाया जाता क्या होता है। अब नेक्स्ट डे सारी टीम को इकट्ठा करता है और बताता है कि हम 3 दिन लगातार प्रैक्टिस करेंगे, और ये कहीं बाहर भी जाने वाले होते हैं। तो लिन कहती है टेंशन मत लो, मैंने तुम सभी लोगों के पेरेंट्स से परमिशन ले ली है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जैन को, क्योंकि उसका पार्ट टाइम भी होता है, पर फिर भी वो कॉपरेट करने के लिए रेडी होता है। अब कोच पूछता है रियू से कि क्या तुम रेडी हो। तो रियू काफ़ी सोचने के बाद में कहता है कि हाँ मैं पहुँच जाऊँगा प्रैक्टिस पर। तो सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। अब जब रियू और जैन दोनों लॉकर रूम में होते हैं, अपना सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं, तभी जैन के पास में एटम की कॉल आती है। तो कॉल को देख के रियू पूछता है किसकी कॉल है। तो जैन बोलता है एटम की। तो रियू कहता है उससे बात करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। तो जैन बोलता है क्यों, तुम्हें क्या क्यों पड़ी है इतनी, और तुम्हें मुझसे और एटम से कोई प्रॉब्लम है, जेलसी फील होती है तुम्हें। हाँ, तो यहाँ पे रियू बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाता है जैन के, और बोलता है जेलस होऊंगा मैं, लेकिन क्यों। और इतना क्लोज होता है, मुझे ऐसा लगा था कि आज इनकी फर्स्ट टाइम किस सीन दिखाया जाएगा, लेकिन नहीं, कम वक्त ने कुछ नहीं दिखाया, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। शायद नेक्स्ट एपिसोड में पक्का इनका कुछ रोमांस वगैरह दिखाया जाएगा, क्योंकि हम व्यूवर्स को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है कि शायद सीरीज़ में कुछ तो अच्छा हो, कोई एक आध तो इनका ऐसा रोमांटिक सीन दिखाया जाए जिससे व्यूवर्स को अच्छा लगे, स्टोरी में इंटरेस्ट आने लगे। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं दिखाया, एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आने वाले एपिसोड में ये पक्का कोई इनका किसिंग सीन वगैरह दिखाया जाएगा, तभी तो इनकी स्टोरी आगे बढ़ेगी, वरना अभी तो ये कंजड़ों की तरह लड़ते रहते हैं हमेशा। कोई बात नहीं, आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और मुझे तो इंतजार है कि एटम का क्या होगा जब उसको पता चलेगा कि रैन और ज़्यू का चक्कर चल रहा है, मतलब जैन और र्यू का चक्कर।